तो चलिए आज एक ऐसे विषय की गहराई में उतरते हैं जिस पर अमूमन खुलकर बात नहीं होती, लेकिन समग्र स्वास्थ्य के लिए इसका महत्व सच में बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं वजाइनल माइक्रोबायोम की। इसे एक अदृश्य ढाल या एक ऐसे सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र की तरह समझा जा सकता है जो चुपचाप शरीर की सुरक्षा करता है। इसकी कार्यप्रणाली को समझना सिर्फ दिलचस्पी नहीं बल्कि बेहद जरूरी भी है। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही व्यवस्थित सफर तय करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे सूक्ष्म रक्षकों की, फिर देखेंगे कि जब ये संतुलन टूटता है तो क्या होता है। इसके बाद चीनी और संक्रमण के बीच के कनेक्शन को समझेंगे, फिर जानेंगे कि प्रोबायोटिक्स कैसे बचाव कर सकते हैं और आखिर में बात करेंगे यूबायोसिस बनाए रखने वाली दैनिक आदतों की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सूक्ष्म रक्षक। इस विज्ञान को समझने के लिए आइए एक स्वस्थ वजाइनल माहौल की कल्पना एक बेहद व्यस्त और सक्रिय शहर के रूप में करते हैं। एक ऐसा शहर जिसकी सुरक्षा कुछ बेहद फायदेमंद बैक्टीरिया करते हैं। विज्ञान की भाषा में इस आदर्श स्थिति को यूबायोसिस कहा जाता है। ये संतुलन की वो शानदार अवस्था है जहां लैक्टोबैसिलस प्रजातियों का पूरा दबदबा होता है। यहाँ लैक्टोबैसिलस क्रिस्पेटस और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जैसे रक्षक प्राकृतिक रूप से लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करके पूरी व्यवस्था को बनाए रखते हैं। सच मानिए ये कोई आम कीटाणु नहीं है, बल्कि एक बेहद मजबूत सुरक्षा प्रणाली के सबसे अहम सिपाही हैं। अब सबसे अहम बात ये है कि ये रक्षक उन रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल करके एक अभेद्य एसिडिक किला तैयार करते हैं। इनका मुख्य काम वजाइनल पीएच को बहुत ही सख्ती के साथ 3.8 और 4.5 के बीच रखना है। अब इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि ये स्तर इतना अधिक एसिडिक होता है कि बाहर से आने वाले अनचाहे रोगजनक और कीटाणु इसमें जिंदा ही नहीं रह पाते। असल में ये नाजुक रासायनिक संतुलन ही शरीर की सबसे बड़ी ढाल है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। जब ये बेहतरीन संतुलन टूट जाता है तब क्या होता है? जब ये नाजुक इकोसिस्टम किसी भी वजह से बिगड़ जाता है तो शरीर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसे डिसबायोसिस कहते हैं। इसका प्रभाव कितना व्यापक है ये सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी के आंकड़े बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। आंकड़ों के अनुसार 14 से 44 वर्ष की प्रजनन उम्र वाली महिलाओं में बैक्टीरियल वजनोसिस सबसे आम वजाइनल इन्फेक्शन है। ये स्थिति तब पैदा होती है जब वो मजबूत एसिडिक किला ढह जाता है और जैविक सुरक्षा पूरी तरह से हार मान लेती है। होता कुछ यूं है कि जैसे ही फायदेमंद लैक्टोबैसिलीज रक्षक कम पड़ते हैं और पीएच 4.5 का आंकड़ा पार कर जाता है, गार्डनरेला और कैंडिडा जैसे हमलावर तेजी से अपनी तादाद बढ़ाने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये रोगजनक बायोफिल्म्स बना लेते हैं। बायोफिल्म्स को ऐसे समझे जैसे कोई सूक्ष्म बंकर या एक अभेद्य दीवार। ये दीवारें इतनी पक्की होती हैं कि अक्सर आम मेडिकल इलाज और दवाएं भी इन्हें पार नहीं कर पाती। प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली एकदम ठप पड़ जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, जो असल में बड़ा दिलचस्प है। चीनी कैसे इन संक्रमणों को हवा देती है? अक्सर ये सवाल मन में आ सकता है कि क्या सिर्फ मीठा खाने की आदत का असर वेजाइनल इन्फेक्शन पर पड़ सकता है? पहली नज़र में ये थोड़ा हैरान करने वाला लगता है, लेकिन खाने की मेज़ पर क्या परोसा जा रहा है और इन सूक्ष्म हमलावरों के जीवित रहने के बीच एक बहुत ही सीधा और गहरा जैविक संबंध है। विज्ञान इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा चीनी का सेवन किया जाता है तो वो रक्त में घुल जाती है और वेजाइनल माहौल को खराब यीस्ट के लिए एक शानदार दावत में बदल देती है। इसे ऐसे समझें, एक कम चीनी वाले वातावरण में जहां फायदेमंद लैक्टोबैसिली मजबूती से पनपती हैं, वहीं अत्यधिक चीनी वाला वातावरण उन रोगजनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। इसके साथ ही अतिरिक्त चीनी शरीर के प्राकृतिक इम्यून सिस्टम को भी धीमा कर देती है। नतीजा ये निकलता है कि रक्षक कमजोर पड़ जाते हैं और यीस्ट को तेजी से बढ़ने का खुला मौका मिल जाता है। तो अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। आते हैं चौथे भाग पर, प्रोबायोटिक्स से बचाव। जब खराब आहार या एंटीबायोटिक्स उस प्राकृतिक एसिडिक किले को नुकसान पहुंचा देते हैं तो विज्ञान एक बेहतरीन काउंटर अटैक पेश करता है। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी अब केवल पारंपरिक एंटीबायोटिक्स तक सीमित नहीं है। अब सारा ध्यान बायोथेरेप्यूटिक्स पर है, यानी सटीक प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के जरिए अच्छे रक्षकों की फौज को दोबारा उस इकोसिस्टम में बसाना।
असल में वैज्ञानिक आजकल कुछ हैरत अंगेज तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे 3D बायोप्रिंटिंग, इलेक्ट्रोस्पन फाइबर्स और नैनोजाइम हाइड्रोजेल्स। आसान भाषा में कहें तो ये फाइबर और जेल कुछ ऐसे सूक्ष्म जालों की तरह काम करते हैं जो जिंदा प्रोबायोटिक सैनिकों जैसे एल्क्रिस्पेटस को सुरक्षित रूप से सीधे प्रभावित जगह तक पहुंचाते हैं। ये बिल्कुल अत्याधुनिक तकनीक है जो रक्षकों को सीधे वहीं पहुंचा रही है जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्राकृतिक बायोथेरेप्यूटिक्स को हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या में आसानी से शामिल किया जा सकता है। ये जानना काफी दिलचस्प है कि अनपास्चराइज्ड सॉवरक्राउट या किमची जैसी प्राचीन चीजें बाजार में मिलने वाले मीठे योगर्ट के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर प्रोबायोटिक्स देती हैं। केफीर, टेम्पे और कोम्बुचा जैसे प्राकृतिक फर्मेंटेड आहार उस सूक्ष्म इकोसिस्टम को सीधा और बेहतरीन पोषण देते हैं। और अंत में बात करते हैं हमारे 5वें भाग की, यूबायोसिस बनाए रखने के लिए हमारी दैनिक आदतें। आहार और सप्लीमेंट्स के अलावा इस इकोसिस्टम के रोजाना रखरखाव के लिए एक बहुत ही सीधा नियम है, कम ही बेहतर है। रॉयल वुमेन्स हॉस्पिटल के दिशा निर्देश एक बहुत बड़ी विडंबना सामने लाते हैं। आक्रामक सफाई के तरीके जैसे डूशिंग या खुशबूदार स्प्रे का इस्तेमाल करना असल में विनाशक की तरह काम करते हैं। ये सफाई के नाम पर उन्हीं रक्षकों को खत्म कर देते हैं जो सुरक्षा में लगे हैं। इसके मुकाबले सूती अंडरवेयर पहनना और हल्के साबुन का इस्तेमाल करना ही असली और प्रभावी रक्षक साबित होते हैं। कुल मिलाकर सारे क्लिनिकल डेटा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि यह एक बेहद गतिशील इकोसिस्टम है। स्वास्थ्य बनाए रखने का मतलब इस जगह को रसायनों से पूरी तरह स्टेराइल्स करना बिल्कुल नहीं है। इसे एक सुंदर बागीचे की तरह देखा जाना चाहिए, जहां सही सूक्ष्म रक्षकों को सावधानी से बस पोषण देने की जरूरत होती है। संतुलन ही सबसे बड़ी कुंजी है। अब जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत में पहुंच रहे हैं, एक बड़ा सवाल हम सभी के लिए है। क्या हमारी रोजमर्रा की आदतें और हमारा आहार उन सूक्ष्म रक्षकों को पोषण दे रहे हैं, या हम अनजाने में ही सही हमलावरों को दावत दे रहे हैं? अपने दैनिक विकल्पों का मूल्यांकन करना ही उस सूक्ष्म और बेहद अहम इकोसिस्टम को हमेशा के लिए सुरक्षित और स्वस्थ रखने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।